Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the first chapter of history, and the name of the chapter is What, Where, How, and When. And under this chapter, we were discussing in the previous chapter, in the previous class, how people in the ancient time used to move from one place to another, though there was lack of means of transport. Still people used to travel. There were so many reasons for the traveling of the people, like many times people moved from one place to another place in search of some livelihood. Then many times, in order to escape the from natural disasters, then many times merchants and traders, they used to travel from one place to another. Then religious teachers were there. Then adventurous people were there who were in the habit of moving from one place to another in spite of so many obstacles, like as I told you, there were mountains, oceans, and still people used to uh, cross those mountains and oceans. And what we find that our Indian subcontinent, we are the whole of your book, this book deals with the Indian subcontinent only, है ना। जो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो हमें अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ना है। हाँ, हर चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे क्या है, एक बॉक्स है जिसमें कि एल्सवेयर दिया हुआ है, कि हमने तो ये जान लिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, एल्सवेयर क्या हो रहा था। तो हमारा जो मेन फोकस है, आर फोकस इज ओनली ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, ऊपर में हिमालय है, नॉर्थ में है ना, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर तरफ क्या है, सी है, ओशन है। तो एक सेक्लूडेड एरिया ये बन गया था, सेपरेटेड एरिया, जिस कारण से इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। स्टिल व्हाट वी फाइंड कि दो इट वाज सराउंडेड बाय नेचुरल बॉर्डर्स, स्टिल people used to come to this subcontinent from other parts of the continent. Mountains, seas, and oceans, they were not an obstacle for the people who wanted to come to the subcontinent. And when they came to the subcontinent, usually what happened that they settled here only. एक बार आने के बाद फिर वापस वो नहीं जाते थे. They used to settle down in this place. And when they settled down, what happened? Mingling of the culture. As I told you in the previous class, कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपने साथ अपने कुछ आइडियाज़ लेकर जाते हैं, और जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ के कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं। तो हम जो अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो मौजूद होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है, और इस एक्सचेंज के साथ एक नया कल्चर जो है वो फ्लरिश करता है। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ आवर सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो। People from different places used to come to our country, our subcontinent, and they used to settle down at this place. और जब वो settle down कर जाते थे तो फिर उनके कल्चर और यहाँ के कल्चर की एक्सचेंज होती थी, और इस तरह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी आई। जैसे कि अगर हम इसको अपने सिविक्स के चैप्टर, जो हमारे डाइवर्सिटी वाली चैप्टर है, अगर हम उससे ऐड करके इसको जोड़ करके देखें तो क्या देखते हैं, हमने सिविक्स में ये पढ़ा था ना कि जो डाइवर्सिटी होती है किसी भी रीजन की, उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं। हमने लद्दाख और केरल को डिस्कस किया था, है ना। तो लद्दाख और केरल के बारे में हमने बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स देखे। लद्दाख के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स थे,
केरल के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, और ये जो बिल्कुल ही यूनिक फीचर्स जो इन इन प्लेसेस का हमें दिखता है, two factors are responsible for that. One is geography and the second is history. यही हिस्ट्री हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लेसेस से लोग आते थे फॉर मेनी रीजंस, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और इन ऑर्डर टू एस्केप द नेचुरल डिजास्टर, और इन ऑर्डर टू डू ट्रेडिंग, है ना, फॉर रिलीजियस पर्पज से, किसी भी पर्पज से लोगों का आना जाना होता था सब कॉन्टिनेंट में। और जब वो आते थे तो यही मोस्टली यहीं सेटल कर जाते थे। तो वो अपने साथ जो लेकर आए उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर रीजन पे पड़ता है जहाँ पे वो रहते थे, है ना। तो हमने इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे, और आज हम एक नया टॉपिक वी विल स्टार्ट, नेम्स ऑफ द लैंड। किसी भी जगह का जो नाम होता है ना, उस नाम के पीछे एक स्टोरी होती है। कोई भी नाम ऐसे ही नहीं पड़ जाता है, देयर इज सम रीजन, सम स्टोरी बिहाइंड दैट नेम। तो नेम्स ऑफ द लैंड जब हम देखेंगे तो हम इसमें अपनी कंट्री के ही नाम को देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है उसका ये नाम कैसे पड़ा, है ना। हमारी कंट्री का एक नाम क्या है, इंडिया। अब अगर हम ये देखें कि ये इंडिया नाम कैसे आया, जो ये इंडिया है एक्चुअली वो किससे आ रहा है, ये आ रहा है इंडस। दैट एरो शुड बी लाइक दिस, इंडस से ये इंडिया जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडस। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे के चैप्टर में भी पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर भी अभी व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, आई टोल्ड यू अर्लियर सिटीज जो डेवलप हुए आज से 4700 years ago, those earlier cities developed on the bank of this Indus River and its tributaries। इसके जो 5 tributaries हैं उनके ही बैंक में ये कल्चर जो था वो डेवलप हुआ था, जिसको हम अर्ली सिटीज कहते हैं। तो इसी इंडस रिवर के नाम पे इंडिया का नाम पड़ा, इंडस, IND, है ना, ये सिमिलैरिटी IND है, इसी से इंडस से इंडिया निकला है। और यही इंडस जो है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये इंडस, तो इसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं, इसी को हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु नदी। दिस इंडस इज कॉल्ड सिंधु। इंडस एंड सिंधु बोथ आर सेम, ठीक है, इसी को हम सिंधु कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो इरानियंस और ग्रीक्स थे, इरानियंस कौन हुए, हु आर इरानियंस, इरानियंस हुए जो ईरान से आए हुए लोग। ईरान के लोगों को इरानियन कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से इरानियंस एंड ग्रीक की बात हो रही है। अब ये ग्रीक कौन थे, पीपल हु बिलोंग टू ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस और ईरान जो थे वो 2 कंट्रीज का नाम है, ओके। अब ये ग्रीस और ईरान, ईरान जो है वो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पाकिस्तान के काफी पास है ईरान, ठीक है। और ग्रीस जो है वो कहाँ है, अगर एटलस में आप देखेंगे इन कंट्रीज को, तो ग्रीस जो है वो एकदम यूरोप के बॉर्डर वाला, जो एशिया और यूरोप का जो बॉर्डरिंग है ना, वहाँ पर ये ग्रीस पड़ता है। तो ईरान और ग्रीस से जो लोग आए, ये इंडिया में एंटर किधर से किया इन लोगों ने, ये ग्रीक और इरानियंस, यू कैन जस्ट, मतलब लॉजिकल वे में सोचना है हमें, ठीक है। लॉजिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। किसी भी चीज़ को अगर हम लॉजिकल वे में समझेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, रोट लर्निंग इज नॉट अ गुड थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हम कह रहे हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के काफ़ी पास में है, और ग्रीस भी जो है वो और दूर है, काफ़ी दूर है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पड़ता है, यूरोप का ही कंट्री है बट बॉर्डर पे है एकदम। तो अब उधर से जो लोग आएंगे ग्रीस और ईरान से, वो कहाँ से आएंगे, इंडिया में किधर से एंट्री करेंगे, किस डायरेक्शन से,
वो इंडिया में डायरेक्ट कौन सा उनका डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में ये लोग एंटर करते हैं, ठीक है। और जब वो इंडिया में आए तो उस समय क्या हुआ कि वो इंडस रिवर को जानते थे, दे वर नोइंग दिस इंडस रिवर, ठीक है। और इस इंडस को वो क्या कहते थे, उनका उनका अलग प्रोनाउंसिएशन होता था। वो जैसे हमने देखा ना, संस्कृत में इसी इंडस को सिंधु कह रहे हैं, और ये जो ग्रीक एंड इरानियंस थे वही उस इंडस को क्या कहते थे, इंडोस या हिंदोस। यही इंडस जो है इसी को वो इंडोस कहते थे या हिंदोस कहते थे, ठीक है। और ये जो ग्रीक्स थे और जो इरानियंस थे वो कब आए, कौन सा वो टाइम था जब वो इंडिया में आए, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया में जब उन्होंने एंटर किया, वो टाइम था आज से 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। 2000, ठीक है। तो ये जो इरानियन एंड ग्रीक्स इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से एंटर करते हैं 2500 ईयर्स अगो, they were familiar with this Indus River, but their pronunciation was different. They called it Indos or Hindus, okay. और जो लैंड इस रिवर के ईस्ट में पड़ता था, ये जो इंडस रिवर है ये इंडिया में उसका 1/3 पार्ट है, बाकी पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। अगर इसको अगर हम अपने उसमें देखेंगे, जो हमारा मैप है, अगर उस मैप में हम देखेंगे तो इसका इस तरह का मैप में, मैं आई एम नॉट गुड इन मैप, ओके। तो ये यहाँ पर इस तरह से है, तो ये अगर हम इंडस इसको मान रहे हैं तो इंडस का 1/3 पार्ट ही इंडिया में है, उसके बाद वो चला जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब ये जो लोग इंडिया में आ रहे हैं, ग्रीक्स और इरानियंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं, ये इंडस रिवर है, दिस इज इंडस, यहाँ से जो निकली है और इधर चाइना से निकल के ये इधर पाकिस्तान में चली जाती है। थोड़े 1/3 पार्ट इंडिया में है, बाकी के 2/3 पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, यहाँ पर फिर वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये जो इंडस रिवर है ना, इसके ईस्ट में, इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड में, इधर ईस्ट है ना, तो ईस्टर्न साइड में जो लैंड था उस लैंड को इन लोगों ने, इन ग्रीक्स और इरानियंस ने क्या कहना शुरू किया, इसी को उन्होंने इंडिया का नाम दिया, जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में था, ठीक है। और ये इसी को इंडिया का नाम दिया गया, ये ऐसे इंडिया का नाम पड़ा। इंडिया का नाम किससे पड़ा, इंडस रिवर से। इंडस रिवर को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, संस्कृत में सिंधु, ग्रीक्स एंड इरानियंस कॉल्ड इट इंडोस और हिंदोस, ठीक है। अब ये जो ग्रीक और इरानियंस जो इंडिया में एंटर किए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, they came to India around 2500 years ago. These Greeks and Iranians, they were familiar with this Indus River, और इस इंडस रिवर के ईस्ट में, इस इंडस रिवर के ईस्ट में मतलब ईस्ट में ये सारा आ गया है ना, ये पूरा जो इंडस रिवर के ईस्टर्न वाला पोर्शन था उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने इंडिया कहा, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का नाम पड़ा। अब इंडिया का, हमारी कंट्री का एक और नाम है, वन मोर नेम इज देयर एंड दैट इज भारत। इंडिया का एक नाम भारत भी है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये भारत नाम कैसे पड़ा। अब ये देखेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ता है। भारत जो नाम पड़ा इंडिया के, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर
ग्रुप ऑफ पीपल थे। भारत जो नाम था वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था। और ये जो लोग थे भारत, वो कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। और इनका मेंशन जो है वो ऋग्वेदा में भी हुआ है। ऋग्वेदा जो कि ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराने वेद में इसका नाम आता है ऋग्वेदा का। संस्कृत में ये कंपोजिशन है। और ऋग्वेदा में हमें ये भारत के बारे में कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहता था। और इन्हीं के नाम पे जो पूरी कंट्री का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि हम अपने पास्ट को कैसे जान पाते हैं। इतनी पुरानी बातें, जबकि देख रहे हैं हम ना, आज से 8000 ईयर्स अगो की बातें हम देख रहे हैं। कहाँ क्या कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता था, एनिमल्स रियर किए जाते थे, कैसे क्या होता था, हमें सब जानकारी मिल जा रही। आखिर कैसे? हाउ वी कम टू नो अबाउट आवर पास्ट। तो पास्ट को जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेस चाहिए होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जानते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, क्या कहा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक डिटेक्टिव्स। वो डिटेक्टिव की तरह डिफरेंट जो एविडेंसेस होते हैं उसको वो कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत ही डीप स्टडी करते हैं और फिर वो एक पॉसिबिलिटी पे पहुंचते हैं। फिर अपनी पॉसिबिलिटी को वो और भी अलग अलग सोर्सेस से फिर से उसको वेरीफाई करते हैं कि उन्हें वो जो उन्हें लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा वो सही है या नहीं। तो इस तरह से वो हम अपने पास्ट के बारे में जान पाते हैं। तो जब पास्ट के बारे में हमें जानना होगा तो हमें बहुत सारे सोर्सेस चाहिए जिससे कि हम पास्ट के बारे में जान सकें। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत पहले लिखे गए जो बुक्स हैं, बुक्स कैसे लिखे हुए हैं? हैंड रिटन बुक्स। ठीक है। हैंड रिटन बुक्स जो है, क्योंकि उस समय जिस समय की हमें जानकारी मिल रही है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम नीदर पेपर वाज देयर नॉर प्रिंटिंग मशीन वाज देयर। कोई टेक्नोलॉजी का तो एडवांसमेंट हुआ ही नहीं था। लोगों के पास पेपर तक नहीं जानते थे लोग कि पेपर क्या होता है और प्रिंट कैसे होता है। आज हमें अब तो प्रिंटेड बुक भी हमारे लिए धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ऑब्सोलीट कहने का मतलब कि आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है। अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ, है ना। तो ये क्या है? दिस इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव करती जा रही। तो उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो था ही नहीं, है ना। कोई मशीन नहीं थी। एवरीथिंग वाज डन बाय हैंड ओनली। तो क्योंकि सब कुछ नया नया स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय के बारे में हमें कुछ हैंड रिटन बुक्स मिलते हैं जिससे कि हमें उस टाइम के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती। और इन हैंड रिटन बुक्स को हम क्या कहते हैं? इन हैंड रिटन बुक्स को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट। ओके। अब ये मेन्यू का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है हैंड। ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, इट्स अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स हैंड। इसका मतलब होता है हैंड। ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या हुआ? जो लिखे हुए रिटन आइटम्स होते हैं। तो जो हैंड से लिखी हुई चीजें हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और दीज वर रिटन नॉट ऑन पेपर, है ना। एज आई टोल्ड यू, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। जो पाम के बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना,
उन पे लिखा जाता था, या फिर बार्क जो होता है, बार्क क्या होता है, जो बड़ी मोटी जो पेड़ की जो ट्रंक होती है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग होता है, उसी को बार्क कहते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा जाता था, ये पाम लीफ पे लिखा जाता था, बार्क पे लिखा जाता था। इसी बार्क को क्या कहा जाता था, बर्च कहा जाता था, जो कि एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि सारे सारे पेड़ के बार्क पे लिख दिया जा सकता है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेड़ होते थे जिनके जो बार्क होते थे ना, वो उस पे मतलब लिखना हो पाता था। और ये जो पेड़, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, दे वर फाउंड इन हिमालयाज। ठीक है, वो हिमालयाज में हमें मिलते हैं वो पेड़, और उसकी जो बार्क है उसको बर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो हैंड रिटन हुआ, और कहाँ लिखा जा रहा है, इट वॉज रिटन ऑन पाम लीव्स, पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे, और उसके अलावा बार्क ऑफ अ ट्री। bark of a tree known as birch। और ये जो ट्री है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ ट्री था, जो कि हिमालयाज में ग्रो करता था। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब जो हाथ से लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पत्तों पे लिखे हुए हैं, बर्च पे लिखे हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या है कि उनको सेफली रखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स लग जाएंगे। पत्ते हैं, पत्तों में मॉइस्ट होता है ना, और वो मॉइस्ट के कारण उसमें वो आएगा ही, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। तो इस कारण से इनको प्रिजर्व करना बहुत आसान नहीं होता है, प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। और इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाँ, हिस्टोरियंस उनको पढ़ भी नहीं पाए। वो हिस्टोरियंस के हाथों में पहुंचने के पहले वो ऐसे कंडीशन में पहुंच चुके थे जिसको कि पढ़ा नहीं जा सकता था। लेकिन बहुत सारे बचे हुए भी हैं, और जो ये बचे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, है ना। टेम्पल्स जहाँ पर जो हिंदू होते हैं उनके वर्शिप के प्लेस को हम टेम्पल कहते हैं, है ना। और मोनास्ट्रीज क्या होते हैं, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके रहने के प्लेस को हम मोनास्ट्रीज कहते हैं। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें लिखे हुए बहुत सारे थे, कुछ खराब हो गए, बर्बाद हो गए, और कुछ जो है वो सही हैं। जो सही हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। ठीक है, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसमें हर तरह की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रिलीजियस बातें हैं, है ना। और ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस बातें ही हैं, उसके अलावा किंग्स की लाइफ के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि उस समय में जो किंग होते थे और कैसे होते थे, क्या करते थे, कितना उनका क्या पैलेस और एवरीथिंग, है ना। इसी तरह से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो मेडिसिन के बारे में है, साइंस के बारे में है। इसके अलावा बहुत सारे एपिक्स भी हैं। एपिक क्या होता है, व्हाट इज एपिक? बहुत लॉन्ग पोएम, बहुत लंबा जो पोएम होता है ना, उसी को एपिक कहते हैं। इसी के लिए हिंदी में क्या वर्ड यूज होता है, महाकाव्य। महाकाव्य, महा क्या हुआ, ग्रेट, काव्य क्या हुआ, कविता। तो यही है एपिक, कि बहुत लंबा जो पोएम होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। तो इस तरह से बहुत सारी जो बुक्स हैं वो हमें मिली हैं, जो कि हैंड रिटन है, और जिनसे हमें एंशियंट टाइम की लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। These are very important source to know the history, है ना। और इनमें से क्या है कि बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राकृत में भी लिखे गए हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स तमिल में लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, है ना।
तो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ठीक है, और इनके बारे में हम ये देखेंगे कि ये इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें कई सारे मतलब हमारे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। जैसे इफ यू सी इन योर बुक, वन एग्जांपल इज गिवन, किस तरह से पाम लीफ का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि आज से 1000 ईयर्स अगो लिखा गया था, है ना। और इसमें क्या हुआ है कि जो पाम लीव्स है उसको पेजेस में कट करके फिर उसको टाई कर दिया गया है। ठीक है, पाम लीफ के पेजेस बना के उन पेजेस को आपस में टाई करके एक बुक का फॉर्म दे दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होते थे। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावे एक और सोर्स है हमारे पास, जिससे हमें हमारे एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंस्क्रिप्शन। इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, ये भी जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमने क्या देखा, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो पाम लीफ पे हाथ से लिखे हुए होते थे। इंस्क्रिप्शंस के साथ क्या होती है बात कि दीज आर ऑल्सो रिटन थिंग्स, लिखे हुए होते हैं ये भी, बट कहाँ लिखा जाता है? दीज आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। जैसे कोई स्टोन का पिलर है ना, स्टोन के पिलर के ऊपर लिखा हुआ होता है, या फिर कोई मेटल का कोई आइटम है उसके ऊपर लिखा होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरफेस, सरफेस जिस पे लिखा जाता है। जब अगर हार्ड सरफेस पे लिखा गया है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं कहेंगे, ये इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट विथ योर हैंड ऑन एनी ऑफ द हार्ड सर्फेसेस। कोई भी हार्ड सरफेस, सपोज स्टोन है, मेटल है, क्या इस पे हम हाथ से लिख सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो संभव ही नहीं है। तो जब भी हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो वो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होता है, लाइक स्टोन और मेटल। ठीक है, और कई बार होता था ना, ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, जैसे कोई किंग है, उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है। अब उस समय कोई न्यूज़ तो न तो न्यूज़पेपर होते थे, न रेडियो होता था, न टीवी होता था। तो अगर राजा ने कोई नया कानून बनाया, न्यू लॉ हैज बीन मेड बाय द किंग, हाउ पीपल विल कम टू नो अबाउट दैट लॉ? कैसे जानेंगे? आज तो हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, रेडियो है, so many sources through which we can know about the decision of the government, the law made by the government, the rules made by the government. Everything can be known to us very easily, है ना। लेकिन उस समय में जबकि किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं था, मतलब एडवांस सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, तो फिर कैसे लोग जानेंगे? हाउ पीपल विल नो अबाउट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट? इसके लिए ही इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो कि राजा का जो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा ने कोई रूल नया बना दिया, तो फिर क्या वो करते थे कि अपने जो भी उनके ऑर्डर्स होते थे उसको वो इंस्क्राइब करते थे किसी पिलर पे, वो उसको टूल्स के थ्रू उसको लिखवा दिया जाता था, है ना। और इस जब उसको एक पिलर पे, स्टोन के पिलर पे या मेटल के आइटम पे लिखवा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? दैट इज फॉर एवर, और लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, एंड देन दे विल हैव टू फॉलो द लॉ, है ना। तो ये इस तरह से काम करता था। और इंस्क्रिप्शंस काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उससे हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। इसी तरह से
और भी कई तरह के इंस्क्रिप्शन, जैसे एक तो हमने देखा कि किंग जो होते थे वो, किंग और क्वीन, क्वीन भी ऑर्डर दे सकती थी, उनके ऑर्डर्स को इंस्क्राइब किया जाता था। इसके अलावा कई बार होता था कि जो मैन और वुमेन होते थे वो भी अपने रिकॉर्ड को, मैन एंड वुमेन में ज़्यादातर जो हम कहेंगे कि जो किंग होते थे और जो क्वीन होती थी वो अपने रिकॉर्ड्स को लिखा करती थी। जैसे अगर कोई किंग है तो जहाँ भी उसको विक्ट्री मिल रहा है, अगर कोई बैटल हुआ, विक्ट्री हुआ, तो उसके रिकॉर्ड्स वो लिखा करते थे। ऐसे ही क्वींस, जो क्वीन होती थी, उनके भी बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें मिले। तो ये सब जो होते हैं ना, ये हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही रिच सोर्स बन जाते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। ओके, सो we will continue our discussion in this regard in the next class.